खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। जब देश में नागरिकों के लिए अधिकतर अधिकार समान है, तो आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में क्या परेशानी है? आखिर क्यों देश को अलग अलग धर्मों के कानूनों में बांटा गया है? क्यों धर्मों के नाम पर कुप्रथाओं का खेल चल रहा है? क्यों धर्मों के पर्सनल लॉ के नाम पर रिश्तों से खिलवाड़ किया जा रहा है? देश तो छोड़िए, हमारे प्रदेश में तो कई आदिवासी भी खुद हिंदू तक नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि उनके जन्म से लेकर मरण तक के रीति रिवाज अलग अलग हैं, तो उन पर हिंदू एक्ट लागू नहीं होता। और इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट में भी आदिवासी महिला के तलाक का केस आया, तो उसने भी यही तर्क रख दिया और पति की अर्जी को खारिज करने की मांग की। और ऐसे में कोर्ट को भी कहना पड़ गया कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का सही समय आ गया है, क्योंकि धर्म की आड़ में रिश्तों का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। तो आखिर कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर। लिख रहे हैं सब कुछ हिंदी रिवाज से, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आते? और एक लाइन और जो हाईकोर्ट ने जोड़ी है कि होमोजीनियस हो गया है इंडिया में एनवायरमेंट, जहां विभिन्न जाति धर्मों के लोग एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, तो शादी, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, सक्सेशन पे एक कानून बनना चाहिए, जिससे कि ये जो विसंगतियां हैं और जो दिक्कतें आ रही हैं जनता को कि केस कोर्ट जाना है, कौन सा कानून लागू करना, और इन पेचीदगियों से निकल पाए। तो मेरा मानना है, जो आपका मूल प्रश्न है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए जिसपे सभी धर्म, सभी जातीय उन पे लागू हो सके। बिल्कुल, तो आप ये मानते हैं ये होना चाहिए, लागू करना चाहिए, जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी आज टिप्पणी की। ओंकार सिंह लखावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, सबसे पहले तो आप सभी का रिएक्शन यही चाहेंगे कि लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या मानते हैं आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? लखावत जी, एक नीति निर्देशक तत्व के तहत जब हमारे संविधान बनाने वाले जो संविधान वेत्ता थे, संविधान सभा ने उसमें प्रावधान किया है कि उसके ऊपर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, सरकार बनावे। बाकी जो प्रावधान किए गए थे वो मैंडेटरी थे, और उन्होंने कहा कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, अनुकूलता को देखते हुए आपको ये काम भी करने हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे एक तरह से कर्तव्य है, यूं कहना चाहिए। और इसलिए मेरा ये कहना है कि ये तो बन जाना चाहिए था। मैं कहता हूँ शाहबानो का केस जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसके मेंटेनेंस के मैटर के अंदर किया, तो उसके बाद राजीव गांधी जी तब प्रधानमंत्री जी थे,
उन्होंने उसको नहीं माना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट किया। और आपको मालूम है आरिफ मोहम्मद साहब जो भी केरल के राज्यपाल हैं, वो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम महिला के साथ आप अन्याय कर रहे हो, उसको जो मेंटेनेंस मिलना चाहिए था आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हो, उसको निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। इस भारत में जन्मे हुए व्यक्ति को यदि आप सजा के प्रावधान एक है, आपके मुकदमा चलाने के प्रावधान एक है, तो बाकी सबका भेदभाव कायदा। ठीक है, और इसलिए आप मानते हैं फिर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हर जगह समान तौर से इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसलिए समान कानून होना चाहिए, ये आप मानते हैं। आप लखावत जी बिल्कुल ठीक है। सैयद साहब आलम जी का रुख करना चाहेंगे। देखिए इस मुद्दे को लेकर बार बार बात होती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग कहता है, हिंदू अलग है, क्रिश्चियन और सब धर्म के हिसाब से इसे बांट दिया गया है जो कि संविधान में है। लेकिन अब इसके बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही जा रही है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? मैडम जहाँ तक आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए अगर हम न्याय, प्रभुता, समानता और एकता की बात करते हैं तो वाकई भारत के अंदर, इस देश के अंदर समान कानून की नीड है, जरूरत है आज की तारीख के अंदर। लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है वो भी तो क्लियर होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले भागवत जी का बयान आता है कि हम सभी भारतीयों का डीएनए एक है। हमने उसका खुले दिल से स्वागत किया कि अगर किसी के बयान से इस मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है तो उस पे शांति का माहौल बनाइए ना, क्रांति का क्यों? जबकि इसके अपोजिट और लोगों का कहना है कि ये उनकी कथनियों करने के अंदर फर्क है। लेकिन जब धर्मांतरण जैसी बातें आती हैं, लव जिहाद जैसे मुद्दे आते हैं और इसी के साथ साथ मुसलमान चोरी का सामान्य ऐसे विवादित बयान जब आरएसएस की तरफ से दिए जाते हैं, या ये पहला मौका नहीं है कि जब हाई कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आई हो कि ऐसे समय के ऊपर ऐसा कानून लागू हो जाना चाहिए। अब हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट पूर्व में रहे हैं उनको उसके बाद में क्या उनको तोहफे और इनामात दिए जाते हैं, ये अब हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है उसमें राज्यसभा सांसद के रूप में। ये तो आप लेकिन आज की तारीख में अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो क्या हिंदू लॉ कोर्ट एक्ट मैरिज के अंदर जो अलग एक रीति है, उनके जो संस्कार है, क्या ये उनका हनन नहीं है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर जो एक मुसलमानों की जो एक आत्मा, एक जो संस्कार बसे हुए हैं उसको फॉलो करने के, क्या ये उसका हनन नहीं है? आज की तारीख में जो एक नॉर्मल जो एक वन डिवाइडेड हिंदू फैमिली होती है उसके जो रिबेट्स होते हैं उसका फायदा उनको मिलता है, वो मुसलमानों को कहां मिलता है? क्या ये इसका वायलेशन नहीं है? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि फिर आप मिताक्षरा और दाया भागा का क्या करेंगे? आज जो नागालैंड और मिजोरम के अंदर जो अलग कल्चरल सेट किया गया, फिर आप उसका क्या करेंगे? आप लाइए कानून करिए, लेकिन इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाने की, उनकी सभी एक राय मशवरे होने की जरूरत है। इसे आप अकेले के रूप में इसे नहीं थोप सकते, इसकी आपको जहनसाजी करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर ये लागू होगा तो ऑब्वियस है कि चर्चा के साथ, लेकिन बड़ी बात ये देखिए अलग अलग मामले आते हैं और अगर आज ये मामला आया, शादी आप हिंदू रीति रिवाज से करते हो, लेकिन जब तलाक की बात हो उसमें दूसरी चीजें आती हैं, और जब इस तरह के मामले सामने आते तब कहीं ना कहीं जरूरत महसूस होती है। जब मामले ऐसे नहीं आते तो हर कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से जो कानून उसको मान रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जब मामले आते हैं तब ये सवाल उठता है कि अब इसमें फैसला क्या दिया जाए। 1985 में शाहबानो केस में हुआ है, संसद में कानून को बदला गया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इनकार किया, तब से लेकर अब तक इम्प्लीमेंट, लेकिन बना कहां है मैडम? बना कहां है? रहा सवाल मुस्लिम लॉ के अनुसार जो एक 3 तलाक का जो भी मुद्दा शाया रहा है इस 2-3 साल में हुकूमत के जरिए, तो हम तो पहले ये कहते आए हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुला कानून, शरिया कानून मुसलमानों के लिए काफी है, उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी की जरूरत ही नहीं है। आज की तारीख में अगर जहां आदिवासी, ट्राइबल लोग और हिंदू मजहब के हमारे भाई और दिगर मुस्लिम मजहब के हमारे भाई जिनका इस डिहाइड्रेशन के अंदर आत्मा बसी है, उनके संस्कारों का, उनकी आत्मा का क्या होगा, इसका भी ख्याल रख के बात कीजिए। लेकिन अगर सबके लिए लागू होगा तो फिर सब इसके जद में आएंगे, तो वो सब इसके जद में आएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो किसी एक जाति एक धर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर लागू होगा, जब ऑल इंडिया की पूरे देश की बात करेंगे तो सभी जाति धर्म से इतर सिर्फ देश के नागरिक है और इन पर ये कानून लागू होता है, यही होगा। लेकिन सब इस पर एग्री करते हैं नहीं, ये सवाल जरूर उठता है। अशोक सिंह जी भी हमारे साथ है, वीएचपी नेता। अशोक सिंह जी, आप भी क्या एग्री करते हैं, लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? बिल्कुल श्वेता जी, लागू होना चाहिए, क्योंकि ये एक जाति के लिए, एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए नहीं बन रहा है, पूरे देश के सभी के लिए बन रहा है, भारत के सभी नागरिकों के लिए बन रहा है। इसलिए हमें इसका स्वागत करना चाहिए और इसकी पालना भी करनी चाहिए। अभी सैयद साहब ने भी कहा कि जब होगा तब देखी जाएगी, और हमारी तो सब पद्धति, सब चीज़ें अलग है। अगर इस देश में आप रह रहे हैं तो जो देश का कानून बन रहा है उसका आपको स्वागत भी करना चाहिए, उसकी पालना भी करनी चाहिए।
यानी आप कह रहे हैं कि देश के नागरिक होने के नाते जो कानून बने उसके लिए सबको साथ आना चाहिए, बिल्कुल। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, बिल्कुल किसी भी धर्म। ठीक है, आप इस बात से एग्री करते हैं। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, बहुत बार देखा जाता है कि राजनीतिक रूप भी दिया जाता है ऐसे मुद्दों को, या ऐसे कानून बनना चाहिए नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पार्ट भी हो जाता है बहुत ही बड़े लेवल पर। लेकिन अभी अगर हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी होती है, अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बना नहीं, इंप्लीमेंट नहीं हो सका है, कोशिशें इसको लेकर जारी है, बात इस पर की जा रही, क्या आप भी एग्री करते हो होना चाहिए और सामान्य रहेगा, और उसके बाद शायद बहुत हद तक दिक्कतें दूर हो जाएंगी जिस तरह की दिक्कतें अभी आती हैं अलग अलग जाति धर्म? क्योंकि हम एक बात तो अलाउ करते हैं कि आप इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, आपको उसमें कोई रोक नहीं है, तो फिर ऐसे में जब दूसरी चीजें होती है कि शादी करने के अलावा, लेकिन अगर आपको तलाक चाहिए, आप अलग होना चाहते हैं, फिर उस पर ये कानून आड़े आता है। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक इस देश में कानून की बात है तो हमारा संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है और सबको अपने रीति नीति धर्म के जो उपासना की पद्धति है या जो भी रीति रिवाज है वो मानने का अधिकार देता है। अब रही बात हाईकोर्ट की टिप्पणी की, तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, फैसला दिया है, तो उसके लिए देश का कानून संसद बनाती है, संसद वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि धार्मिक रूप से, जातीय रूप से, सामाजिक रूप से समानता है, तो यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आज अगर इंटरकास्ट मैरिजेज की बात होगी, सरकार तमाम तरीके के सहूलियतें देती है, पैसा भी देती है, लेकिन फिर भी बहुत और आपने देखा होगा कि ऑनर किलिंग के जो मामले बनते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, ये तमाम इस तरीके के पेचीदा मामले, इस पर कोर्ट को किसी भी तरीके का वर्डिक्ट या ऐसा देने से पहले संसद, क्योंकि ये देखो संवैधानिक मामला है और संविधान इसके अंदर वही है जो कि संसद ही इस पे कानून बना सकती है और संसद ही सर्वोपरि है, क्योंकि संसद के अंदर सभी धर्म के, सभी जाति के, बिल्कुल बनना भी वहीं क्षेत्र से के नुमाइंदे रहते हैं। बिल्कुल देखिए, तो बनना उनसे भी बात वहीं होनी से चाहिए। बिल्कुल चर्चा के बाद ये पास होगा और उसके बाद ही बनेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी भी उनका रुख करना। पूरी बात सुनिए कि जब तक उस संबंधित लोगों से बात नहीं होगी, धर्म के लोग हों, चाहे जाति के लोग हों, चाहे संप्रदाय के लोग हों, क्योंकि संविधान के अंदर आपने देखा होगा राज्यों का भाषा के आधार पर हुआ, तुगलकी फरमान नहीं आएगा, सारी बातें हैं। तो आज अगर हम इस तरीके की मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए हमें इस तरीके के मुद्दों पर। देखिए सीधी सी बात है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि तुगलकी फरमान लागू कर दिया, बोल दिया और हो गया। बहुत बड़ी चीज है और देश भर में बहुत सारे अलग अलग धर्म है जिनके अपने अब तक इतने पीढ़ियों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, ऐसे एकदम से नहीं बदले, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट करने की भी जरूरत यहाँ पर है। पूनम चंद भंडारी जी इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि चर्चा हमने इस पर कई बार की है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जरूरत महसूस होती है, हाईकोर्ट ऐसा कहता है, जबकि सबके अपने अलग अलग मत है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी, लोग शिक्षित नहीं थे। अब लोग एजुकेटेड हो गए हैं और ये पार्ट 4 में आता है संविधान के, आर्टिकल 36 से और 50 तक ये नीति निर्देशक तत्व हैं। तो जब संविधान बनाया गया था तो ये कहा गया था भाई ये सरकारों की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि इनको लागू किया जाए। तो सिविल कोड जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई है। 55 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल भाजपा का राज हो गया और भी राज हुए। मुझे समझ में आ रहा है जब देश में सब लोग तैयार हैं तो इसको लागू करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है, एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक कानून से हमारी एकता बनेगी, सही बात ये। और जो भी मेरे एक भाई कह रहे थे कि हमारे पर्सनल लॉ ये है, पर्सनल लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, आप कोई से धर्म मान सकते हैं। तो सिविल कोड बनने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे एक बात आश्चर्य होता है कि जो मीणा समाज है उसको हिंदू लॉ में नहीं मानते, वैसे हिंदू मानते हैं लेकिन हिंदू लॉ में कवर नहीं होते हैं। यानी अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी तो वो फैमिली कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सिख जा सकता है, जैन जा सकता है, सारे जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जा सकते ये। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू लॉ ये हिंदू मैरिज एक्ट बनाया भी क्यों गया था ये, क्योंकि उस टाइम 2 शादियां 3 शादियां कर सकते थे, लेकिन बाद में किया गया। तो एक तरह से यहाँ भी एक तरह से सिविल कोड लागू कर दिया गया जगह, तो ये हिंदुओं पर तो लागू कर दिया ना। तो इससे मैं कहता हूँ कि ये सिविल कोड लागू होना चाहिए, पूरे देश में एक कानून होना चाहिए ताकि देश में यूनिटी भी होगी और इससे सबको फायदा और नुकसान कुछ भी नहीं होगा, बता रहा हूँ। लेकिन फिर क्यों इसको लेकर सोचने की बात है? क्यों इसके पीछे क्या वजह? हाईकोर्ट कोई डर है क्या इसके पीछे? जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये लागू नहीं होना चाहिए, नहीं, इसके लिए एग्री नहीं है। कोर्ट को तो देखो इसमें अधिकार है नहीं इंटरफेयर करने का। नीति निर्देशक तत्व जो है उसे कोर्ट का अधिकार नहीं, कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि आप सिविल कोड बनाइए, ये कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता। ये ना कोई मैंडेमस जारी कर सकता है कि हम आपको आदेश देते हैं बनाइए, जैसे मैंडेमस जारी करते हैं, इसे मैंडेमस जारी नहीं कर सकता। आर्टिकल 32 में कोई ऑर्डर दे सकता नहीं।
कोर्ट ने अपनी एक राय दी है कि इस प्रकार से होना चाहिए। अब कानून बनाने का काम संसद का है। अब मोदी जी हैं, लाएं इसको, प्रस्ताव रखें, उसमें बहस होगी, या पहले लॉ कमीशन को भेज दें ताकि लॉ कमीशन पूरे देश की लोगों को जान लेता है, उनके विचार लेता है क्या है, उसके बाद अपनी राय देता है और फिर संसद लोकसभा में या राज्यसभा में बिल्कुल ये पूरी प्रोसीजर के तहत ही जाएगा। लेकिन बात ये होती है कि जब इसकी बात उठती है तो फिर दो मत हो जाते हैं, एग्री भी हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं नहीं। अभी सैयद साहिब आलम साहब आपने भी कहा, सब एग्री क्या हैं। किसी तरह का कोई डर है क्या इसके पीछे? नहीं, एक बात अगर कोई ये कहता है कि नहीं लागू होना चाहिए, एग्री होने फर्क नहीं पड़ता वाली बात नहीं है। अगर मैक्सिमम लोग चाहते हैं, अगर 2/3 मेजोरिटी जाती है, 3/4 मेजोरिटी करना चाहिए। बगैर अलग अलग तंजीमात, बगैर अलग अलग जो मजहबी मसाइल के लोग हैं उनको एकत्रित किए बगैर स्टेक होल्डर्स की राय लिए बगैर संसद के अंदर विचार विमर्श किए बगैर, अगर आपने सही कहा कि तुगलकी फरमान तो हो नहीं सकता, सिर्फ राय है, तो राय पे अमली जामा पहनाना ना पहनाना ये तो मौजूदा हुकूमत का काम है। लेकिन उसके ऊपर एक्शन और ऑब्जेक्शन की जहां तक भूमिका आती है तो शुरू से लेके अब तक किसी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई है। इसके पीछे के जो वजह रही है वो इंतशार की वजह रही है। मुल्क के हालात ऐसे नहीं है आज की तारीख में, आप महंगाई से लेकर के दिगैर महंगाई का कोई फर्क पड़ता है, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि देश में कानून लेकर आना चाहिए, उस पर डिस्कस करिए ना। आपको ये फिजूल के मुद्दे अगर मिल जाते हैं कहीं से, ये कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये फिजूल की बहसों की और मुद्दों की जो आए दिन नए नए बयानात के साथ आते हैं, तो आप दिगैर और मुद्दे उन पे काम कीजिए ना। आपको मिंगना समुदाय की फिक्र होनी चाहिए, आपको मुस्लिम समुदाय की फिक्र होनी चाहिए, तो फिर ये वर्ण व्यवस्था खत्म क्यों नहीं कर देते आप? किस लिए वर्ण व्यवस्था बना रखी है? जब एक डीएनए है तो कहां गए दलित मुस्लिम हिंदू सब? तो सबका एक ही मजहब हो गया, एक ही नागरिक हो गए, एक ही वर्ण हो गया। कहां है वर्ण व्यवस्था? ये भाषण से नहीं चलेगा, समाप्त कीजिए वर्ण व्यवस्था को, ये संविधान क्या तो वर्ण व्यवस्था नहीं, आप जो कह रहे हैं ना ये कॉमन सिविल कोड, नहीं ये संविधान बिल्कुल संविधान के तहत होगा, संविधान का प्रोविजन है, सिविल कोड आर्टिकल 44 पढ़ो, स्थापित कर रखा है। आर्टिकल 44 में कह रखा है कि सिविल कोड होना चाहिए, ड्यूटी ऑफ द स्टेट है। स्टेट का मतलब पूरा भारत सरकार, राज्य सरकारें, लोकसभा, इनका इनकी ड्यूटी है, कर्तव्य इनका ही है। सिविल लॉ, लेकिन भावात्मक रूप से इस मुल्क के संस्कार, इस मुल्क की आत्मा बसती है। अरे संविधान को मानोगे नहीं मानोगे आप? किसी मजहब संविधान को नहीं मानोगे आप? किसने कहा? संविधान को मानना पड़ेगा ना, संविधान प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 44 क्या है फिर? आर्टिकल 44 पढ़ो आप, आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार की ड्यूटी है, कर्तव्य है। आर्टिकल 44 नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 44 ही नहीं है, आर्टिकल 44 वही है। मैरिज के अंदर जब हिंदुओं को जब एक वन डिवाइडेड फैमिली को जब अधिकार दिए जाते हैं, उसके रिबेट्स दिए जाते हैं, मुसलमान को दिए जाते हैं, क्या ये वायलेशन ट्रायल का हनन नहीं है? आप समझते इस कानून को, आप जानते अच्छी तरह से ट्रायल का हनन है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं संविधान की हिफाजत। अरे सिविल कोड लागू करने की तैयारी आपको, ये सबकी जिम्मेदारी है या नहीं है? उसके बावजूद आप इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त कीजिए। सिविल कोड क्या बात है? यह बात कानून की हो रही है, समाप्त कीजिए। यह बात कानून की हो रही है। संविधान का प्रोविजन है, संविधान प्रोविजन है ना। अभी कानून कहाँ है? तो कानून आएगा तो सैयद साहिब आलम साहब, कानून आएगा तो मानेंगे। बिल्कुल ठीक है, देखिए इसी अरे बेटा बिल बनेगा भैया, सुनिए आप लॉयर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी क्या प्रोविजन और एक्ट की बात करेंगे। अरे बात करेंगे ना, क्यों करेंगे बात? कमाल बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं बात करेंगे कानून की? ये कानून का विषय है, कौन सी कमाल ये कानून का विषय है, कमाल की बात, ये कानून का विषय है, कानून की बात कर रहे हैं मुल्कों के लोग किसी पर आया नहीं। फिर क्या भारत में सैयद साहिब आलम साहब, आप सुनिए, अरे संविधान संविधान नहीं मानते क्या? आप संविधान नहीं मानते क्या? तो संविधान को मानना न मानना तो मेरे हाथ में है ना, आप बताइए। मानना पड़ेगा आपको, सबको मानना पड़ेगा इसके अंदर, आप बताएंगे मुझे, मानना पड़ेगा आपको। अरे सबको मानना पड़ेगा। ने जब फैसला किया कि वहां राम मंदिर बना, देश के मुसलमानों ने स्वागत किया, करना पड़ेगा, कानून है, कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। कोर्ट के मत मानो आप, नहीं आप मत मानिए ना, अभी अवमान मत मानो आप, नहीं आप मत मानिए ना, देश के अंदर रहना है। देखिए देश में मानना पड़ेगा। सुनिए आप सुनिए, पूनम चंद जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर और हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं। बिल्कुल आपने कहा कि जब आएगा तब मानेंगे, जब बनेगा। और सुनिए बिल्कुल ठीक है, आपने आएगा तो मानेंगे, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। आपके चीखने से नहीं मानेंगे, तुगलक की फरमान मानना पड़ेगा सबको। अभी लागू ही नहीं हुआ, जब संसद की फरमान बात सुनिए, नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, पूनम चंद जी सबको मानना पड़ेगा। अरे मेरे कहने पूनम चंद जी ठीक है, क्या बच्चों नहीं कह रहे, क्या बैठा लिया आपने, आप हैं कौन? क्या बैठा लिया? एक मिनट,
अरे मैं देश का नागरिक हूँ, ओंकार जी, मैं देश का नागरिक लखावत जी, हूँ और कानून का जानकार हूँ। जी सर, एक मिनट, मैं इस देश का नागरिक हूँ, कानून का जानकार हूँ, कानून की पालना होनी चाहिए। चलिए ठीक है, पूनम जी एक मिनट सर, एक मिनट सही मानना पड़ेगा आपको, एक मिनट रुकिए, ये आप मानना कैसे पड़ेगा बहस कर रहे हैं आपको। सर? सुनिए एक मिनट, सवाल पे जवाब हो गया। पूनम चंद जी, एक मिनट ठीक है, आप शांत हो जाइए सर, आप एक मिनट, आपने अपनी बात रख दी ना, ठीक है, कानून बनेगा तब मानेंगे, बात इसी को ले रही है, बिल्कुल नहीं माना जाएगा और कोई ऐसे और कोई लागू भी नहीं करेगा। सुनिए मेरी बात, आपने एक बात कही कि डिस्कशन होना चाहिए सभी धर्म के लोगों को बुला के, एक मिनट, चर्चा होनी चाहिए, इसके बाद एक मत होना चाहिए, इसके बाद लागू होना चाहिए। प्रोसीजर है, आप पूरा उस प्रोसेस से जाना चाहिए। ऐसे ही होगा, जब होगा ऐसा ही होगा सर। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कोई भी फरमान नहीं सुना रहा है, कोई फरमान नहीं सुना रहा है। आप सुनिए इस बात को, ठीक है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। और क्योंकि देश के नागरिक हम इस तरह से सबको नहीं ले सकते, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, किसकी बात सुननी, बिल्कुल नहीं। देश के नागरिक है और इस लिहाज से सब एक ही बराबर है, सब एक बराबर है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, और यही मत होना चाहिए। लखावत जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर जी? ओंकार सिंह जी, एक मिनट लौट रहे पूनम चंद जी, एक मिनट पूनम चंद जी मैं तो आपका बहुत सुनता हूँ, आपको आदर से। ओंकार सिंह जी, मेरा इतना कहना है, एक मिनट पूनम चंद जी सुनिए, मेरा इतना कहना है, सुनिए पूनम चंद जी, संविधान में भंडारी जी हम आपको सुनते हैं ना हमेशा, मेरा इतना कहना कि इस देश के आईपीसी एक्ट है, इंडियन पेनल कोड सब पे समान लागू है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सब पे समान लागू है, एविडेंस एक्ट भी है, सिटीजनशिप एक्ट सब पे समान रूप से लागू है। ठीक है, हमारा ये कहना है कि इसमें कॉमन सिविल कोड आ जाने के बाद जो लाभ होगा, देखिए वो ये कभी नहीं कह रहे हैं जैसे कि तो कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंतजार भी है। आज हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है, लेकिन मत सबके अलग अलग है। अगर कहीं कोई डर है तो उसको लेकर भी जहन में है लोग कि अगर ऐसा होता है तो कहीं हमारे धर्म के साथ कुछ नाइंसाफी तो नहीं होगी, और अगर समान रूप से पूरे देश में लागू होता है तो क्या इस पर सभी एग्री करेंगे? चर्चा लगातार इस पर जारी है। प्रतीक कासलीवाल जी का रुख करना चाहेंगे। प्रतीक जी, देखिए अभी चर्चा को आपने सुना, सबके मत आपने सुने, और आपने बोला भी, जो शुरुआत ही हमने आपसे की थी और आपने कहा था कि बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फैसला लेने में भी दिक्कतें होती हैं। संविधान, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है संविधान बना इसलिए हमें उसको लागू करना है, लेकिन वक्त के साथ बहुत चीजें बदली तो जरूरत के हिसाब से कानून भी बदले गए हैं। क्या उस लिहाज से माना जाए कि अब ऐसी जरूरत बन गई है और इसलिए कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तब जाकर बहुत कुछ आसानी होगी? एक तरफ तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो अब तक चला आ रहा है उसको बदलना भी कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। हाँ जी, आपने किनको बोला है? प्रतीक कासलीवाल जी, प्रदीप जी को। आज स्थिति जो है बदल गई है। हमारा जब से संविधान बना है एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है, होमोजीनियस हो गई है एक सोसाइटी। पहले आपको बहुत ही कम देखने को मिलता था जहां शादियां सेम धर्म या सेम जाति में नहीं होती थी। अब देखिए कि विभिन्न जातियों में और धर्मों में शादियां हो रही हैं, और क्योंकि ये सारे इशू जब शादियां होती है तो इनहेरिटेंस का इशू आता है, मेंटेनेंस का इशू आता है, सक्सेशन का इशू आता है, और एक होमोजीनियस सोसाइटी बनने के बाद वो स्थिति नहीं है जो 1950 में थी। तो ये कानून बनाने से किसी को, मेरा मानना है, किसी को नुकसान नहीं होता। 1955 में भी बहुत डिस्प्यूट हुए थे जब हिंदुओं ने भी कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट नहीं बनाया जाए और हमको पर्सनल लॉ के हिसाब से गवर्न किया जाए, पर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना और सभी हिंदू उसके अंदर आए, जिसमें सिख, जैन सब समायोजित हुए और एक कानून बना और आज तक चलते आ रहा है। तो क्यों पारसियों के लिए अलग कानून, क्यों क्रिश्चियन के लिए अलग कानून, मुस्लिम्स के लिए अलग कानून? जब एक देश है तो जब आईपीसी एक तरफ आप कहते हैं कि क्रिमिनल लॉ में शरीयत लॉ लागू नहीं होती है, तो मेरा मानना है कि जब वहां पे भी आईपीसी सब पे लागू हो रही है तो पर्सनल लॉ पे लागू करने में कहां दिक्कत है? किस और जो अनुच्छेद हमारे फंडामेंटल राइट है 19, 24, 21 वो सब पे लागू है। आपकी इसकी वजह से कोई इंडिपेंडेंस खत्म नहीं हो रही। जो धर्म जो आप फॉलो कर रहे हो वो वहीं का वहीं रहेगा, वो अधिकार जो संविधान के मूलभूत अधिकार है वो वहीं की वहीं रहेंगे। बट ये कानून कॉमन बनने से
बहुत सारी चीज सुचारू हो जाएंगी। और मेरा मानना है जो इसका विरोध कर रहे हैं अभी उनको ये डिफिकल्टी समझ में नहीं आती, जब मसले कोर्टों में जाते हैं तो ये विभिन्न कानूनों की वजह से किन पेचीदगियों से उन फैमिलीज को किस दौर से गुजरना पड़ता है। और ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी जो सत्यनारायण मीणा वाला है उसमें कोर्ट ने 57 पैरा में पूरी प्रॉब्लम बताई है कि किस तरह से, ये तो जिसमें कि सिर्फ मीणा समाज के 2 महिला और पुरुष जो थे उनके बीच का मामला था तो भी प्रॉब्लम इतनी हुई है। तो आप सोचिए जब इंटरकास्ट मैरिज और रिलीजियस मैरिज होती है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। बिल्कुल ठीक है। और ये सारी प्रॉब्लम एक स्ट्रोक से सही की जा सकती है जिसमें किसी भी जाति धर्म के लोगों का हित प्रभाव नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए इसकी जरूरत महसूस की जाती है क्योंकि मामले जब सामने आते हैं अब इस पर फैसला कैसा दिया जाए, और अगर एक कानून रहेगा सबके लिए तो वो कानून के तहत ही फैसला सामने आएगा और तब बहुत ज्यादा फैसले लेने में, निर्णय करने में भी आसानी हो जाएगी। राजेंद्र आर्य जी, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे जो अभी कही है प्रतीक जी ने? प्रतीक जी ने जो बात कही वो बात ठीक है, लेकिन संविधान के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अनुसार, और दूसरा मैं बार बार इसी बात को कहना चाहता हूं क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है। और जो भी इसमें संबंधित लोग हैं, चाहे वो मजहबी लोग हैं, चाहे जातीय लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं, चाहे जो भी हैं, उनके साथ में पूरे तरीके से खुले मन से मतलब ये व्यापक अध्ययन का विषय है। इसमें आज एक केस या 2 केस के ऊपर हम पूरे के पूरे मतलब मामले को नहीं देख सकते। इसका पूरा का पूरा अध्ययन होना चाहिए। और ये आज तो से लेके अब तक, लेकिन केस तो आते रहते हैं, मामले नहीं नहीं इतने नहीं है जितना देखने को मिलते हैं। भाई आप कितने आज केस स्टडीज की भी बात करेंगे ना, सैकड़ों या हजारों के अंदर मामले नहीं है। मतलब आप देखिए ना, आज देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, उसकी तुलना में जितने मामले आ रहे हैं उन मामलों को जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है वो मेरे ख्याल से मतलब इतना जरूरी नहीं है। देश के अंदर दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ में आज समस्या देश के अंदर बेरोजगारी की है, ये इश्यूज हैं, रियल इश्यूज ये हैं। श्वेता जी आपको समझना पड़ेगा, आज हमारे पास में बेरोजगारी है, महंगाई है, ये बड़े इश्यूज हैं, इन पे इतनी बहस नहीं होती। ठीक है, बहस भी होती है, आज देशव्यापी बहस अगर इस पे हो रही है ना, लेकिन तो इससे क्या समाधान निकलेगा मुझे आप बताइए। राजेंद्र आर्य जी, अगर सिर्फ 4 मुद्दे लेकर और पूरा देश उसी 4 मुद्दों पर लड़ता रहे, बहस करता रहे, तो इससे नहीं होगा। हाईकोर्ट का जो फैसला है वो किसका है? वो आदिवासी महिला है और आदिवासी पुरुष है, और उसने उसको संरक्षण की मांग की है ना। उसने कहा है कि भाई मैं हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न नहीं हो सकती क्योंकि मैं आदिवासी हूं। तो आप इस चीज को देखिए ना, आदिवासियों के अपने हित है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब भी बात होती है ना राजेंद्र आर्य जी कि आदिवासियों का अलग, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ एक उदाहरण सामने आता है और आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, वो उस एक्ट को नहीं मानेंगे। अगर हर कोई ऐसे बढ़ जाएगा एक ही देश में, सब अलग अलग बढ़ जाएंगे, कोर्ट सबके लिए अलग अलग नहीं ना, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबके लिए एक है, मामले वही पहुंचेंगे ना, मामले वही पहुंचेंगे। आप मानते हैं कि सब कोर्ट भी अलग बना दिया जाए, लोग भी अलग चर्चा करें, ऐसा नहीं होता है सर, बुलडोज के आधार पे देखा जाना चाहिए। अशोक सिंह जी, इन मामलों को जिस तरह से देखा जाता है, ठीक है, जैसा कि अभी राजेंद्र आर्य जी कह रहे हैं, उस लेवल पर या उतने % पे मामले नहीं आए हैं कि हम इसे बनाया जाए। क्या सिर्फ मामले आने का इंतजार किया जाए? क्या दूसरी चीजों को देखकर जरूरत महसूस नहीं होती है इसकी? राजेंद्र जी के हिसाब से तो शायद हमें कई वर्ष और इंतजार करना है कि जब तक सैकड़ों मामले इकट्ठे नहीं हो, जब तक इस कानून को नहीं लाना चाहिए। या तो इंतजार करें कि सैकड़ों मामले इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद विचार करें कि कानून एक ऐसा आना चाहिए। इसलिए कि आज जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको जब कोर्ट में जाओगे आप के बाद में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इस देश के अंदर, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है, वो सब्जेक्ट ही अलग है, बड़ी समस्या है, वो सब्जेक्ट ही अलग है भाई, सबसे बड़ी जातीय भेदभाव बड़ी समस्या है, ये सब अलग है, ये सब अलग है, इस कानून से सब अलग है। की गारंटी दीजिए ना, आज का टॉपिक क्या है? बात नहीं करें क्योंकि कानून वाली बात बड़ी नहीं है। आप ये कह रहे हैं जो लोग इस पर उलझते हैं, जो जिनके पेच उस बात में फंस जाते हैं, कानून अब क्या फैसला दे और लंबे चलते रहते हैं मामले, उनसे जाके पूछिए ना। हर मामला देश का और बड़ा है। आप जो इन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मानते हैं बिल्कुल बड़े हैं और उसका समाधान होना चाहिए। वो सरकारों पर निर्भर करता है, वो सरकारों पर निर्भर करता है। संरक्षण महिला ने एक मामले को लेकर आप क्यों बैठ रहे हैं सर? बात एक मामले की नहीं कि अजमीरा को लेकर मामले हुए, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजें, अगर एक देश में एक कानून की बात की जाती है तो उस पर बात करनी पड़ेगी। हर धर्म के लोगों को बात करनी पड़ेगी। जैसा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हर धर्म के लोग बैठे और जब बात हो और जब इसे लागू करना होगा तब होगा। कैसे नहीं ये फायदा देश में? आप कैसे बात कर सकते हैं? होने के बाद भी जिनको अल्लाह अगर आप मानेंगे तो देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, अब ये लोग समझ नहीं रहे हैं कानून कैसे बनता है। कानून ऐसे नहीं बन जाए, ये तो ये समझ है
जैसे कानून बन गया मेरे मुसलमान किसान कानून कैसे बने भंडारी जी? एक मिनट सुनिए बताइए ना, किसान कानून कैसे बने? अरे वो भी ऐसे कैसे बना लो, बने? मतलब संसद आप के सुन तो लीजिए, अंदर सुन तो लीजिए। मंत्रियों से सलाह मशुरा नहीं अरे हुआ, वो कैसी सुन- बातें करते हो? अरे कानून इस लेकिन देश में किस तरीके से बनने आप सुन आपको भी लीजिए ना पता यार, चले। आपने कह दिया, सुन लखावत तो लो जी। आप। कानून बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा श्वेता जी? इस सबसे पहले ये इस पर पूरे देश में चर्चा होगी, और चर्चा होने के बिल्कुल ऐसे ही बनता है। हाँ, लखावत जी, एक सेकंड। और मैं एक क्षमा चाहता हूँ, असली बात तो ये है कि मतलब हिंदू हमारा- तो एक शादी करे, अगर पहले बीवी के रहते हुए दूसरी करेगा तो 7 साल जेल में जाएगा। ये कहते हैं हमको 4 का लाइसेंस दीजिए, अब 4 शादी करेंगे। असली झगड़ा ये है, आप समझने की कोशिश करिए, इनके मन में जो परेशानी है वो ये है। आज एक महिला पे जितना अत्याचार है, माफ कीजिएगा, ये 3 तलाक के बाद में सारी सामने चौक उठा गई, उसका विरोध भी ऐसे ही किया। लेकिन वही माने ना सड़क सर, थी, वही जुलूस विरोध थे। हुआ- इसको किसान को बीच में मत लाइए, किसान की चर्चा करनी तो उस पर डिबेट कर लेंगे। हमारा कहना है कि महिला पे अत्याचार है, सब में समान क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू हो, मुसलमान हो, पारसी हो, ईसाई हो, आखिर महिला पे आप कैसे शादी कराएंगे? आप निकाह कराएंगे, वो फेरे कराएंगे, दूसरे और अपने अग्नि पूजा कराएंगे, ये आपका अधिकार हो सकता ठीक है। पर आप ये कैसे कर सकते हैं कि हम 4 बीवी लेकर के आ जाएंगे जी? कोई तलाक बोल नहीं रहा, हमारी ऐसा कुछ मर्जियों से कानून हम के कर अंदर लेंगे ऐसे जी। में कोई लाल ये नहीं नहीं हो रहा, सकता। ओमकार जी, अब वो जमाना गया, कॉमन सिविल कोड ये कहता है सबको समान अधिकार होगा। बस। जैसे हत्या करने पर सबको आजीवन कारावास और सेम फांसी कानून होती है, है, सेम सजा। वैसे हाँ, इसमें बिल्कुल। भी समान ठीक है। कानून होना चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं होना अरे चाहिए? हमारा ठीक है, ओमकार बात हो रहा है, जी, बात हो आईपीसी रहा है। एक है, एक सीपीसी एक है, टीपी एक्ट एक सही साहब है, है, अलग एविडेंस से। एक्ट है, बात सारे हो कानून रहा है, के हैं। हाँ, ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं आदरणीय ओमकार जी से कहना चाहूंगा कि सर मेरी कोई 4 शादियां नहीं हुई हैं, मेरी एक ही पत्नी है और मेरे बाप अरे दादाओं वो की भी आपकी एक ही पत्नी पत्नियां नहीं है। है। मैं कोई पर्सनल धर्मेंद्र बात हो रही नहीं हूं जो 2-2 शादियां कर लूं, मैं कोई आदित्य पंचोली नहीं हूं, मैं अरे आगा पर्सनल दिगर बात हो रही मजहब क्या के है? लोग नहीं हूं जो 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर लूं। आपकी नजर शायद उधर नहीं जाती होगी। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपकी तमाम नजरें सिर्फ मुसलमानों की तरफ जाती है। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है 4 शादियों से, 3 शादियों से, 2 शादियों से, तो इसके ऊपर भी कानून ले आइए। कौन मना करता आपको? आप 3 तलाक पे कानून लाते तो लाइए ना इसके ऊपर भी तो कानून। यही तो ला रहे हैं सिविल कोड लाइए के। ना इसके ऊपर भी कानून। ये मेरे- कॉमन सिविल किसने कोड कह दिया यही आपसे है। कि 4 शादियां? अरे जो लोग वहां के लोगों को कानून को मानते हैं, जो सऊदी के लोग हैं, वो करते होंगे ना। या भारत में किस किस की 4-4 बीवियां आप लाइए ना, बताइए ना। क्या धर्मेंद्र को लाएंगे क्या जिसकी 2 है? या आदित्य पंचोली को लाएंगे? बहा को लाएंगे? किस को लाएंगे आप? नहीं, नहीं, कानून तो है ना। नहीं, कानून का है ना भाई, कानून का है ना। अरे आप करते नहीं करते, कानून का है की ना। बात करते हो, बीवियों पे पहुंच जाते हैं आप। कभी आबादी की बात करते हैं, कभी जनसंख्या की बात करते हैं, मुद्दे साहब के नाम पर बात करते हैं। देश में क्या हाल हो रहा है? जनता त्राही मर रही है, किसान सड़कों पे है, महंगाई चरम सीमा छू रही है। अगर हम मुद्दे की बात करें तो मुद्दे साहब की बात कर रहे हैं और हम बिना मुद्दे की बात ठीक कर है रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तब आएगा, और जब आएगा तब चर्चा भी होगी, तब संसद में इसकी चर्चा होगी, इसके बाद ही कानून बनेगा, कानून बनने के बाद लागू होगा पूरे देश में। और हर धर्म के लोग ये मानते हैं। देखिए, अभी नजर आता है कि नहीं, इससे नुकसान हो सकता है या हमारी सुनी नहीं जाएगी, लेकिन कानून बनने और बनाने के पहले भी चर्चा होगी। और इसलिए अभी 2 तरह के मत यहां पर सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर जरूरत बनती है तो ये कानून भी बनेगा, इंप्लीमेंट भी होगा और मानना भी पड़ेगा, लेकिन पूरे प्रक्रिया के तहत। और शायद चर्चा होगी और सबको एकजुट कर एक मत किया जाएगा, तो पूरे देशवासी से मानेंगे भी, क्योंकि ये बात देश की हो रही है, देश में एक कानून की हो रही है, किसी मजहब की नहीं, किसी धर्म की बात नहीं हो रही है। और इसलिए ऐसे मामलों में सब एक साथ होंगे और उसे एक नजर से देखना चाहिए, धर्म की नजर से नहीं। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।